सरोजनी की काव्य कृतियां। सरोजनी नायडू के जीवन पर यदि दृष्टि डाली जाए तो उनके प्रत्येक रूप में, चाहे वह माता का हो, प्रेमिका का हो, राजनीतिज्ञ का हो या समाज सुधारक का हो, काव्य का रंग घुला हुआ था। उनके जीवन में उपलब्धियों का क्रम काव्य सृजन के साथ आरंभ हुआ। सर्वप्रथम वे एक कवित्री के रूप में विख्यात हुई। तदंतर राजनीति में अपनी पहचान स्थापित की, परंतु राजनीति के उच्च शिखर पर पहुंचने के बाद भी उनके लेखन और काव्य सृजन का सिलसिला अबाध गति से चलता रहा। यद्यपि उनके लेखन की भाषा अंग्रेजी थी, परंतु उनमें छिपा मर्म और भावनाओं का आवेग अन्य कवियों की तरह उत्कृष्ट कोटि का था। उनकी कविताएं 3 पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हुई: द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, स्वर्णिम देहरी, द बर्ड ऑफ टाइम, समय का पक्षी, तथा ब्रोकन विंग, भग्न पंख। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड सरोजनी का प्रथम काव्य संग्रह द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, स्वर्णिम देहरी वर्ष 1905 में प्रकाशित हुआ। इसकी भूमिका ऑर्थर साइमंस ने लिखी थी। सरोजनी ने यह पुस्तक अपने मार्गदर्शक एडमंड गॉस को समर्पित की थी। प्रकाशित होते ही पुस्तक ने कीर्तिमान स्थापित कर दिया। विश्व प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा इसे सराहा गया। लोकप्रियता के चलते वर्ष 1906, 1909, 1914 तथा 1916 में पुस्तक के संस्करण प्रकाशित हुए। इस पुस्तक में वर्ष 1896 से 1904 की समय अवधि के दौरान सरोजनी द्वारा लिखी गई लगभग 40 कविताएं संग्रहित थी, जिन्हें 3 खंडों में बांटा गया था: लोकगीत, संगीत के लिए गीत तथा कविताएं। लोकगीतों में सरोजनी ने न केवल ऐसे गीतों की रचना की जो साधारण लोगों द्वारा गाए थे, बल्कि कुछ ऐसे गीत भी लिखे जो समाज के विभिन्न वर्गों के बारे में जानकारी देते थे। इसके अंतर्गत उन्होंने समाज के निम्न वर्गीय लोगों के लिए गीतों की रचना की। इन लोकगीतों ने उनके राजनीतिक जीवन का शिखर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 7 अगस्त 1903 में सरोजनी ने पालकी ढोने वालों के लिए एक गीत लिखा था। यह गीत हमें भारत के उन आरंभिक दिनों की ओर ले जाता है जब पालकी ढोने वाले गलियों का प्रमुख हिस्सा थे। सरोजनी नायडू का पैतृक शहर हैदराबाद इनसे भरा पूरा था। इस गीत द्वारा उन्होंने पालकी ढोने वालों की स्थिति का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। घुमक्कड़ कवि नामक कविता में सरोजनी ने विभिन्न स्थानों पर जाकर गीत गाने वाले भाटों का उल्लेख किया है। ये भाट सड़कों, गलियों अथवा गांवों या शहर में होने वाले उत्सवों, त्योहारों या विवाह के अवसर पर गीत गाकर लोगों का मनोरंजन करते थे। भारतीय बुनकरों पर लिखी गई कविता में सरोजनी ने मनुष्य के जन्म, जीवन और मृत्यु का प्रमुख विषय के रूप में चुना है। इसी तरह मछुआरे, सपेरों, अनाज पीसने वाले तथा किसानों के माध्यम से जीवन में निम्न वर्गीय लोगों की स्थिति का उल्लेख किया। पुस्तक के दूसरे खंड का आरंभ हुमायूं और जुबैदा के प्रेम कहानी से हुआ है। इस गीत में सरोजनी ने जुबैदा की सुंदरता का वर्णन करते हुए उसके प्रति हुमायूं के प्रेम को चित्रित किया है। वे कहती हैं, सुंदरता के प्रति गहरा आकर्षण प्रेम है। प्रेम सुंदरता की व्याख्या में सम्मिलित है। प्रेम के बिना जीवन अपूर्ण है। नवंबर 1896 में लिखा गया पतझड़ का गीत इस खंड की दूसरी महत्वपूर्ण कविता है। इसी प्रकार तृतीय खंड में हैदराबाद के निजाम पर लिखी कविता निजाम के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालती है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ग्रंथ महाभारत में वर्णित नल दमयंती को पौराणिक चरित्र, औरंगजेब की बेटी जैबुनिशा की सुंदरता तथा अनेक ऐतिहासिक चरित्र इस खंड में सरोजनी की विषय वस्तु बने। उन्होंने अपने बच्चों पर भी कविताएं लिखी। मुस्लिम महिलाओं में व्याप्त पर्दा प्रथा को केंद्र में रखकर लिखी गई उनकी कविता इस खंड की अन्य विशेषता है। द बर्ड ऑफ टाइम सन 1912 में प्रकाशित द बर्ड ऑफ टाइम, समय का पक्षी, सरोजनी का दूसरा काव्य संग्रह था। इस पुस्तक की भूमिका अंग्रेजी विचारक एवं कवि एडमंड गॉस ने लिखी थी।
जिन्हें वे अपना गुरु मानती थीं। उन्होंने पुस्तक पिता अघोरनाथ तथा माता वरदा सुंदरी को समर्पित की थी। 107 पृष्ठों की इस पुस्तक में 46 कविताएं थी, जो 4 खंडों प्रेम और मृत्यु के गीत, वसंत के गीत, भारतीय लोकगीत तथा जीवन के गीत में विभाजित थी। प्रथम खंड की प्रथम कविता समय का पक्षी जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख, आशा निराशा, विश्वास, प्रसन्नता उदासी तथा मृत्यु का वर्णन करती है। वस्तुतः यह कविता पुस्तक में वर्णित अन्य कविताओं का संक्षिप्त सार है। शोक गीत नामक कविता द्वारा नई नवेली दुल्हन के विधवा होने पर उसके मन में उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं एवं भावनाओं तथा समाज द्वारा उसके प्रति किए जाने वाले निष्ठुर व्यवहार को सरोजनी ने बखूबी चित्रित किया है। वे कहती हैं, रूढ़िवादिता के कारण विधवा चूड़ियां नहीं पहन सकती, हाथों में मेहंदी नहीं लगा सकती, होठ लाल नहीं कर सकती, बालों में फूल नहीं लगा सकती। यद्यपि समाज उसकी सुंदरता और यौवन को नहीं भूला है, तथापि इन सब से बढ़कर वह एक विधवा है। लेकिन क्या यह उसका दोष है कि वह विधवा है? समाज के पास इसका उत्तर नहीं है। सामाजिक रीति रिवाजों एवं नियमों को मानने वाला समाज उसकी कोमल भावनाओं को कुचल देता है। वे आगे कहती हैं, मनुष्य और स्त्री को एक समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। समाज को चाहिए कि वह उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करे। गोधुली नामक कविता में एक ओर गोलकुंडा का उल्लेख किया गया है, वहीं दूसरी ओर राजपूत का प्रेम गीत। कविता में राजा अमर सिंह और पार्वती का प्रेम वर्णित है। इसी क्रम में वर्णित पारसी प्रेम गीत का आधार पारसी रहस्यवाद से किया गया है। पुस्तक का दूसरा खंड वसंत नामक गीत से आरंभ हुआ है। इस कविता में सरोजनी ने वसंत के मौसम में प्राकृतिक छटा का मनमोहक चित्र खींचा है। इसके अंतर्गत उन्होंने वसंत के मनमोहक दृश्यों, वृक्षों, फूलों, पक्षियों, मंदिरों की घंटियां तथा भारतीय युगल प्रेमी का वर्णन किया है। वसंत पंचमी गीत में सरोजनी कहती है, वसंत पंचमी वसंत ऋतु का त्योहार है। इस अवसर पर हिंदू युवतियां दीपक प्रज्वलित करती हैं तथा नई फसलें वसंत की देवी को आमंत्रित करती हैं। लेकिन विधवाएं इसमें सम्मिलित नहीं होती। उनके भाग्य में उदासी, संताप और घोर तप है। विधवा लीलावती इस कविता की केंद्र बिंदु है। संपूर्ण कविता उसके चारों ओर घूमती है। इसी क्रम में फूलों का समय, चंपक फूल, अति आनंद आदि कविताएं हैं जो वसंत के विभिन्न पहलुओं पर लिखी गई हैं। लोकगीतों के खंड में ग्रामीण गीत, आंगन की जली से हैदराबाद के बाजार में चूड़ी वाले जैसे गीत सम्मिलित हैं। हैदराबाद के बाजार में सरोजनी ने बाजार की सुंदरता में प्रणय संबंधी रंगों को बिखेरा है। कविता में हैदराबाद के बाजारों को मुगल शासकों द्वारा स्थापित किए गए मीना बाजारों की तरह सुंदर एवं भव्य दर्शाया गया है। नागों का उत्सव में हिंदुओं के प्राचीन त्योहार नाग पंचमी का वर्णन है। इस अवसर पर मंदिरों को सजाना, सपेरों द्वारा बीन बजाकर सांपों को नाच दिखाना आदि के बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा है। उनके अनुसार सांप नदी की तरह वेगवान, गिरती हुई ओस की बूंदों की तरह निशब्द, विद्युत की तरह तेज और सूर्य की तरह शानदार होते हैं। सामान्यतः वे ज्ञान, उर्वरता, उदारता और पाताल लोक के खजाने का प्रतीक है। ग्वालिन राधा का गीत कृष्ण के प्रति राधा के प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। इसमें सरोजनी ने मथुरा की प्राकृतिक छटा का मनमोहक वर्णन करते हुए मिलन के लिए व्यग्र राधा की स्थिति का उल्लेख किया है। पुस्तक के चौथे और अंतिम खंड में जीवन से संबंधित गीतों का संकलन है। मृत्यु व जीवन, हुसैन सागर, आत्मा की प्रार्थना, रात में, प्रेम का राष्ट्रगान, एकांत, भाग्य को चुनौती आदि प्रमुख कविताएं इस खंड की विशेषताएं हैं। द ब्रोकन विंग सन 1917 में सरोजनी नायडू का तीसरा काव्य संग्रह द ब्रोकन विंग भग्न पंख के नाम से प्रकाशित हुआ। उनके जीवन काल में प्रकाशित होने वाली यह अंतिम पुस्तक थी।
इसके अंतर्गत सम्मिलित की गई कविताओं को सरोजनी प्रेम, मृत्यु और भाग्य के गीत कहती थी। ये सभी कविताएं सन 1915 से 16 के बीच लिखी गई थी। यद्यपि पहले प्रकाशित दोनों पुस्तकों के विपरीत इसमें लोकगीत नहीं थे, लेकिन गीतों की संख्या उनकी अपेक्षा अधिक थी। 4 खंडों में विभाजित इस पुस्तक के पहले खंड में 23, दूसरे खंड में 6, तीसरे खंड में 8 और चौथे खंड में 24 कविताएं थीं। आरंभिक दोनों काव्य संग्रह की तरह यह पुस्तक भी अत्यंत लोकप्रिय हुई। इसमें संग्रहित कविताओं ने राष्ट्रकवि टैगोर का कितना अधिक प्रभावित किया था, उसका उल्लेख उन्होंने सरोजनी को लिखे एक पत्र द्वारा किया। पत्र के अनुसार, प्रिय श्रीमती नायडू, क्या आप मुझे अपने मन का भेद खोलने की अनुमति देंगी? आपके अंतिम संग्रह में आपकी कविताओं को पढ़ते समय अंग्रेजी काव्य के पराये गगन में उड़ान भरने के लिए अपने भग्न पंख की चेतना मेरे मन में पुनः प्रबल हो उठी। आपकी सहज गेयता और उन विदेशी शब्दों के बीच जो आपके लिए मित्रवत हो गए हैं, आपके चिंतन के प्रत्येक चरण की गरिमा के प्रति मेरे मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। लेकिन यह जानकर मेरा हृदय स्वाभिमान से भर उठा है कि निजी अधिकार के बूते पर आपने पश्चिम के प्रसिद्ध साहित्यकारों के बीच अपना स्थान बना लिया है। इस प्रकार हमारी मातृभूमि पर छाई हुई अपमान की काली छटा को छिन्न भिन्न कर डाला है। ब्रोकन विंग में आपकी कविताएं जुलाई की शाम के उन बादलों की तरह जो सूर्यास्त की धुंधली लालिमा से चमक उठते हैं, आंसुओं की आग से निर्मित प्रतीत होती हैं। स्क्रैपेट फ्लूट। सरोजनी नायडू के तीनों काव्य संग्रह विश्व भर में चर्चा के विषय बन गए थे। उनकी लोकप्रियता देखते हुए सन 1937 में स्क्रैपेट फ्लूट रजत मंडित वंशी नामक पुस्तक रूप में तीनों को एक साथ प्रकाशित किया गया। पुस्तक की भूमिका अमेरिका के अंग्रेजी साहित्यकार एवं आलोचक जोसेफ ऑसलॉन्डर ने लिखी थी। अपने विचार प्रस्तुत करते हुए उन्होंने लिखा था, इस महिला को भारत के वर्तमान कवियों में श्रेष्ठतम माना जाता है। यह कहना विरोधाभास सा लगता है, किंतु वे एक भाव प्रवण दार्शनिक हैं। आदि से अंत तक वे गीतकार हैं, गीतों की गायिका है। किट्स की भांति उन्होंने प्रायः जीवन पर अस्वस्थता भोगी है। इसका बोध उनके गीतों के ताने बाने में व्याप्त एक विलक्षण प्रकार की उत्पत्तता में होता है। उनकी कविताएं दहकती हैं, उनमें ऊष्मा है। जब वे चिड़िया की तरह गाती हैं, तब ऐसा लगता है कि आवाज अतल आकांक्षा की गहरी गुफा में से आ रही है। उनके गीत क्षणभंगुर नहीं है, जैसे कि वनपंखी के गीत। ये सत्य की भांति शाश्वत है और उनका पक्षी संगीत सदा सत्य रहेगा। वे महज लिखने के लिए नहीं लिखती, उनके काव्य में कृत्रिमता है, उनके गीतों में उनका हृदय मुखरित है। यह भाग यही समाप्त होता है। सरोजनी नायडू का यह अंतिम भाग था। अब हम अगले भाग में एक और वीरांगना के बारे में जानेंगे, जो कि मैं कल से आप लोगों को बताऊंगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को सरोजनी नायडू का यह भाग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। ऐसे ही जुड़े रहें मेरे साथ और मैं आप लोगों को बताती रहूंगी कई और क्रांतिकारियों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।